Okay, guys, so let us start with this chapter in our political science, working of institutions. अब देखो, जब हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो अक्सर हम लोग जो है इलेक्शन की बात करते हैं, राइट? किस तरह से हम अपने रूलर्स को चुनते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। बट थिंग इज दैट डेमोक्रेसी में सिर्फ इतना नहीं होता है। डेमोक्रेसी में जो ये रूलर्स, चुने हुए जो रूलर्स होते हैं, इन्हें कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स फॉलो करना पड़ता है, राइट? उन्हें जो है, जो गवर्नमेंट के अंदर जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, जो डिफरेंट संस्थाएं मौजूद हैं, उनके तहत या उनके साथ जो है उनको काम करना पड़ता है, राइट? दे हैव टू वर्क विद इन इंस्टीट्यूशंस। तो हम जो है इस चैप्टर में डेमोक्रेसी के इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के अंदर इन्हीं संस्थाओं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर जो हम देखेंगे किस तरीके से जो है हमारे देश में मेजर डिसीजंस जो हैं वो किस तरह से लिए जाते हैं, किस तरह से वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, इनके बारे में देखेंगे। अगर इन डिसीजंस के ऊपर कोई डिस्प्यूट होता है, ठीक है, तो वो कैसे रिजॉल्व होता है। और इस प्रोसेस में जो है हम लोग 3 इंस्टीट्यूशंस के काम पर फोकस डालने वाले हैं। दीज 3 इंस्टीट्यूशंस आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, 3 मेन पिलर्स ऑफ एनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब हम लोग जो है इस डिफरेंट इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, क्लास 8 वगैरह में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो हम लोग जो है क्विकली एक बार जो है उनको समराइज कर सकते हैं, राइट? हर एक इंस्टीट्यूशन के केस में जो है हम लोग क्या क्या जानेंगे। तो पहली बात ये कि ये इंस्टीट्यूशन करता क्या है, व्हाट डज दिस इंस्टीट्यूशन डू। दूसरी बात कि किस तरह से ये इंस्टीट्यूशन जो है वो दूसरे इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, किस तरह से कनेक्टेड है। जैसे कि लेजिस्लेचर का एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी से क्या रिलेशन हो सकता है, या फिर जुडिशियरी का लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से क्या रिलेशन हो सकता है। आगे हम ये भी देखेंगे किस तरह से इनका जो फंक्शनिंग है वो कैसे जो है इसको हम ज़्यादा या कम डेमोक्रेटिक मान सकते हैं। ओके, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर है वो हमारा ये है कि किस तरह से ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो साथ मिलके गवर्नमेंट के काम को कैरी आउट करते हैं, गवर्नमेंट का काम, गवर्नेंस का काम देखते हैं। अब इनको जो है हम दूसरे डेमोक्रेसी के साथ भी कंपेयर करके देख सकते हैं। इस चैप्टर में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम मेनली जो है अपने सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट की बात करेंगे, ठीक है ना, यूनियन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में। और ऑफ कोर्स लाइक वी कैन लाइक आल्सो कंपेयर इट विद द वे आवर स्टेट्स आर गवर्नड। तो हम पहले बात करते हैं कि किस तरह से मेजर पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते हैं। हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन। यहाँ पर जो हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ ही शुरू करते हैं। एक गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया जाता है, जैसे कि अगस्त 13, 1990 को जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ऑर्डर इशू करती है, ठीक है। इट वॉज कॉल्ड एन ऑफिस मेमोरेंडम। इसे ऑफिस मेमोरेंडम कहा गया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ऑर्डर इश्यू किया दैट इज़ एन ऑफिस मेमोरेंडम। तो जैसे बाकी सारे गवर्नमेंट ऑर्डर्स के साथ होता है, तो इसका भी अपना एक नंबर है, OM नंबर दिस एंड दिस, डेटेड दिस एंड दिस। द जॉइंट सेक्रेटरी हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस। ये इस मिनिस्ट्री के अंदर काम करने वाले जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं उन्होंने इस ऑर्डर पर साइन किया, ठीक है। ये काफ़ी छोटा, मुश्किल से 1 पेज का ऑर्डर था और ये नॉर्मल किसी ऑर्डिनरी सर्कुलर या नोटिस की तरह लगता है, जैसे कि स्कूल वगैरह में नोटिस इश्यू होता है ना, तो वैसा उसी टाइप का ये सर्कुलर दिख रहा था। गवर्नमेंट जो है वो इस तरह से हर एक दिन सैकड़ों ऑर्डर्स पास करती है, लेकिन ऑफ कोर्स ये जो था वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था और इसकी वजह से जो है कई सालों तक जो है हंगामा चलता रहा। तो खैर हम देखते हैं पहले कि इस डिसीजन में हुआ क्या था। ओके, तो वेल देखो, इस डिसीजन में होता क्या है कि ये रिजर्वेशन से रिलेटेड था। इसने जो है एक मेजर पॉलिसी डिसीजन, इस ऑर्डर के थ्रू जो है एक मेजर पॉलिसी डिसीजन अनाउंस किया गया था। बाय होम? द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ दैट पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, ठीक है। और कहा गया कि 27% जो टोटल वैकेंसीज का जो 27% है सारे सिविल पोस्ट्स और सर्विसेज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, वो जो है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SEBC कैटेगरी के लिए जो है ये रिजर्व रखा जाएगा। ओके, यू कैन ऑल्सो कॉल इट लाइक रिजर्वेशन फॉर OBC कैटेगरी। SEBC जो है ये एक दूसरा नाम हो गया उन क्लासेस के लिए या उन लोगों के लिए जो कि उन कास्ट को बिलोंग करते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बैकवर्ड माने जाते थे। अब इससे पहले जो है जॉब रिजर्वेशन की फैसिलिटी जो थी या सुविधा जो थी या फ़ायदा जो था वो सिर्फ SC/ST कैटेगरी के लिए अवेलेबल था, लेकिन अब एक तीसरी कैटेगरी आ गई SEBC, राइट। और अब जो है इस कैटेगरी के लोगों को, जो लोग इस पर्टिकुलर बैकवर्ड जो इन बैकवर्ड क्लासेस को बिलोंग करते थे, वो जो है 27% जॉब कोटा के लिए एलिजिबल हो गए। बाकी लोग जो हैं वो अब इस कोटा के जॉब के लिए कम्पीट नहीं कर सकते थे। अब सवाल उठता है कि
किसने इस मेमोरेंडम को इश्यू करने का डिसीजन लिया। अब ये जो डिसीजन है, इतना बड़ा जो पॉलिसी डिसीजन है कि 27% जॉब जो है वो ओबीसी कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा जाएगा, तो इतना बड़ा डिसीजन जो है वो किसी उस आदमी के द्वारा नहीं लिया गया था जिसने इस पर साइन किया। वो ऑफिसर जो है वो सिर्फ जो है इम्प्लीमेंट कर रहा था मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस और पेंशंस के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को। ओके, तो यहाँ पर जो है जो ऑफिसर ज्वाइंट सेक्रेटरी जिसने कि उस पर्टिकुलर जो है मेमोरेंडम पर जो है साइन कर रखा था, तो वो जो है सिर्फ मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज और पेंशंस जो हैं उनके इंस्ट्रक्शन को वो इम्प्लीमेंट कर रहे थे। ठीक है, बेसिकली अब यहाँ पर जो हम लोग गेस कर सकते हैं कि इस तरह का मेजर डिसीजन जो होगा उसमें जो कंट्री के मेजर फंक्शनरीज हैं, ठीक है, जो मेजर करता धरता सब हैं, वो सब इसमें शामिल रहे होंगे। अब हम लोगों ने इनके बारे में पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा था, लेकिन तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन है ये मेजर करता धरता सब। तो सबसे पहले देखो प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ स्टेट हो गए, और फॉर्मली अगर कहा जाए तो फॉर्मली जो है वो कंट्री की सबसे बड़ी अथॉरिटी है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो गवर्नमेंट के हेड हैं और एक्चुअली वो जो है सारे गवर्नमेंट पावर्स का यूज करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। कैबिनेट मीटिंग्स में जो है ज़्यादातर डिसीजंस जो हैं प्राइम मिनिस्टर लेते हैं। पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउसेज हैं। ओके, पार्लियामेंट में एक तो प्रेसिडेंट हो गए और फिर 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। प्राइम मिनिस्टर जो है इनके पास जो है मेजॉरिटी लोकसभा मेंबर्स का सपोर्ट होना जो है वो ज़रूरी है, मतलब कि लोकसभा में बहुमत होना जो है वो ज़रूरी है। तो क्या ये सारे लोग इस डिसीजन में शामिल थे? वेल, देखते हैं। अब देखो, ये ऑफिस मेमोरेंडम जो इशू किया गया था, ये जो है बहुत सारे घटनाक्रम का जो है एक फाइनल रिजल्ट था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी उसने एक कमेटी बनाई थी, कमीशन बनाया था, सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन 1979 में। इसके जो कह सकते हो इस कमीशन को लीड करने वाले जो थे वो थे बीपी मंडल, एंड दैट इज़ वाई इट वाज आल्सो कॉल्ड मंडल कमीशन। अब इसका काम ये था, इसको जो है वो क्राइटेरिया डिटरमिन करने के लिए कहा गया था जिसके आधार पर जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, और साथ ही साथ जो है वो स्टेप्स भी इनको रेकमेंड करना था जो कि इन बैकवर्ड क्लासेस के बेहतरी के लिए, उनके तरक्की के लिए लिए जा सकते हैं। नाउ द कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट इन 1980। कमीशन ने, मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जो है 1980 में दी और उसने बहुत सारे रिकमेंडेशंस भी किए, और इनमें से एक ये था कि 27% जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो जो है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्व कर दिया जाए। अब जो रिपोर्ट और रिकमेंडेशंस थे मंडल कमीशन के, दीज वर डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। तो चलो मुद्दा पार्लियामेंट में आ गया। अब कई सालों तक जो है बहुत सारे पार्लियामेंटेरियंस और पार्टी जो थी वो डिमांड करते रहे कि भाई कमीशन, मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस को आप जो है इम्प्लीमेंट करिए, लागू करिए। और फिर जो है लोकसभा इलेक्शन आया 1989 का, 9 साल बाद ऑफ कोर्स। अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जनता दल ने प्रॉमिस किया था कि अगर वो पावर में आते हैं तो वो जो है मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू करेंगे। जनता दल की सरकार बन गई। इस इलेक्शन के बाद जो है जनता दल फॉर्म द गवर्नमेंट। तो इसके जो लीडर थे वीपी सिंह, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, और इसके बाद जो है बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए, जैसे कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं उन्होंने जो है पार्लियामेंट में अनाउंस किया सरकार के इस इरादे को कि वो जो है मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखो, इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है? कमीशन के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने का काम जो है सरकार का है। ठीक है, कमीशन के रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने का। रिमेंबर, 6 अगस्त 1990 को यूनियन कैबिनेट जो है वो फॉर्मल डिसीजन लेती है इन रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगले दिन प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह जो है वो पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करते हैं अबाउट दिस डिसीजन थ्रू अ स्टेटमेंट इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। फिर जो कैबिनेट का डिसीजन जो होता है दैट इज सेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। वो डिसीजन फिर जो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के पास भेजा जाता है। जो सीनियर ऑफिसर्स हैं डिपार्टमेंट के, वो जो है एक ऑर्डर ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है, कैबिनेट के डिसीजन के आधार पर ही, ठीक है, और वो जो है मिनिस्टर का अप्रूवल लेते हैं। किस मिनिस्टर का लेंगे वो? ऑफ कोर्स मिनिस्टर ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग।
और उसके बाद जो है एक ऑफिसर जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर उस ऑर्डर पर साइन करते हैं, एंड दैट वाज द ऑर्डर नंबर, जो कि हम लोगों ने ऊपर में देखा। अब अगले कुछ महीनों में ये जो है देश के सबसे ज़्यादा गर्मजोशी से, या कह सकते हो कि या सबसे ज़्यादा जो है कह सकते हो कि डिबेट किए जाने वाले इश्यूज में से एक रहा। न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, सब में जो है डिफरेंट व्यूज और ओपिनियन जो थे वो इस मैटर पे आ रहे थे, और इसकी वजह से इनफैक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा जो है विरोध प्रदर्शन वगैरह हुए। उन विरोध प्रदर्शनों के विरोध में काउंटर प्रोटेस्ट हुए, और कुछ जो है वायलेंट भी रहे एक्चुअली। ठीक है, लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहे थे, क्योंकि ये डिसीजन जो था ये हजारों जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को प्रभावित कर रहा था। अभी भी देखते हैं हम लोग के यहाँ जो है जॉब रिजर्वेशन पर डिबेट चलती रहती है, राइट, कि रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कुछ को लगता था कि ये जो इनइक्वालिटी, जो असमानताएं हैं अलग अलग कास्ट्स के बीच में, उनकी वजह से जॉब रिजर्वेशन जो है वो आवश्यक है। ओके, इट नेसेसिटेटेड द जॉब रिजर्वेशंस। उनको लगता था कि इसके द्वारा जो है ये रिजर्वेशन सिस्टम जो है वो उनको फेयर अपॉर्चुनिटी देगा, उचित मौका देगा उन कम्युनिटीज़ को जो कि अभी तक सही रूप से कह सकते हो एडिक्वेटली जो है पर्याप्त रूप से रिप्रेजेंटेड नहीं रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में। दूसरे जो थे उनको ये लगता था कि ये जो है गलत बात है, क्योंकि ये जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। ओके, जो लोग बैकवर्ड कम्युनिटीज से नहीं हैं उनको बराबरी का मौका नहीं मिल पाएगा, उनको जो है उनको जॉब जो है नहीं मिल पाएगी, इवन दो वो जो है उसके लिए क्वालिफाइड हैं। कुछ को ये भी लगता था कि इसकी वजह से जो कास्ट फीलिंग है लोगों के बीच में ये परपिचुएट हो जाएगी, मतलब ये लगातार रह ही जाएगी, और इसकी वजह से जो नेशनल यूनिटी है वो प्रभावित होगी। अब ऑफ कोर्स इस चैप्टर में हम लोग ये तो डिस्कस नहीं करेंगे कि डिसीजन सही था या गलत था, हम लोग सिर्फ ये देखेंगे किस तरह से एक मेजर डिसीजन जो है वो लिया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब देखो यहाँ पर डिस्प्यूट हो गया ना, गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया, राइट, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो थे वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी अब आगे आ गए, लेकिन अब उसके बाद जो पब्लिक स्फीयर में पब्लिक कह सकते हो कि के बीच में जो ये डिबेट डिस्कशन चल रहा है, जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो एक डिस्प्यूट पैदा हो गया यहाँ पर सर्टेन पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन और सर्टेन पार्ट ऑफ द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट। तो अब इस डिस्प्यूट को झंझट का निपटारा कौन करेगा? तो यहाँ पर आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है इंडिया में, वही जो है गवर्नमेंट डिसीजंस से होने वाले झंझट का निपटारा करते हैं। ओके, दे सेटल डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ गवर्नमेंट डिसीजंस। तो कुछ लोग जो थे और एसोसिएशंस जो थे जो कि इस ऑर्डर का विरोध कर रहे थे, उन्होंने जो है बहुत सारे केसेस किए थे कोर्ट्स में। ठीक है, उन्होंने जो है कोर्ट से अपील की थी कि वो जो है इस ऑर्डर को इनवैलिड डिक्लेयर कर दें और इसके इम्प्लीमेंटेशन को रोक दें। ओके, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उसने इन सभी केसेस को एक साथ कलेक्ट करके उसकी सुनवाई की, और ये केस जो है इसको नाम दिया गया, या इसको जो है इंदिरा सोनी एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस के नाम से जाना जाता है। इट्स इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस केस। ओके, नाउ 11 जजेज जो थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने दोनों पक्षों के दलीलों को सुना, एंड बाय अ मेजॉरिटी डिसीजन, मतलब कि 11 में से 6 कम से कम जो थे, उन्होंने जो है ये डिक्लेयर किया 1992 में दैट दिस ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज वैलिड, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये ऑर्डर जो है वो वैलिड था। एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट जो है उसने गवर्नमेंट को ये भी कहा कि वो ओरिजिनल ऑर्डर को मॉडिफाई करे। ओके, इट सेड दैट वेल टू डू पर्सन्स अमंग द बैकवर्ड क्लासेज शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम गेटिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। ओके, accordingly the department of personnel and training issued another office memorandum on 8 September 1993 and that way like dispute जो है फाइनली वो ख़त्म हुआ। ये जो आइडिया है कि जो वेल टू डू पर्सन्स है, मतलब जो अच्छे खासे हैं बैकवर्ड क्लासेस के बीच में भी जो लोग, उनको जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। दिस इज लाइक मोर लाइक द आइडिया ऑफ क्रीमी लेयर वाला। ठीक है, ऑफ कोर्स रिजल्ट क्या है, एक्चुअल आउटकम क्या है वो तो आप लोग जानते हैं। तो वेल एनीवेज यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या देखा इस पूरे केस में। पहली बात कि कोई गवर्नमेंट ऑर्डर जो है, कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन जो है वो इम्प्लीमेंट कैसे होता है, राइट। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में हमने देखा है कि उसके लिए पार्लियामेंट की स्वीकृति चाहिए, साथ ही साथ जो है जुडिशरी का क्या रोल इसमें आ सकता है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने जो है देखा अभी तक के इस क्लास में राइट। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन लाइक ट्राई रिस्पॉन्डिंग टू दीज क्वेश्चंस। और फिर अगले में जो है अगले सेशन में हम लोग जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करते हैं। ओके, कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत क्यों होती है। तो हमने एक एग्जाम्पल में देखा कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है, राइट। अब
देश का शासन चलाना जो है, इसमें इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। फॉर एग्जांपल सरकार जो है वो जिम्मेदार है अपने नागरिकों के सिक्योरिटी के लिए, साथ ही साथ जो है शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए। ये जो है टैक्सेस कलेक्ट करती है और इस तरह से जो पैसा इकट्ठा होता है उसको एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा करती है, डिफेंस पे खर्चा करती है, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पर खर्चा करती है। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट बहुत सारे जो है वेलफेयर स्कीम्स भी जो है, जो समाज कल्याण की जो स्कीम्स होती हैं वो भी बनाती हैं और इम्प्लीमेंट करती है। अब कुछ लोग जो होते हैं उन्हें जो है डिसीजन लेना पड़ता है कि कैसे इन एक्टिविटीज़ को चलाया जाए, दूसरे जो है उनका काम है कैसे इन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट किया जाए। अब अगर कोई डिस्प्यूट पैदा होता है इन डिसीजंस की वजह से या उनके इम्प्लीमेंटेशंस की वजह से, तो फिर कोई एक ऐसा भी होना चाहिए ना जो कि ये जज कर सके कि हाँ भैया सही है या गलत है, राइट। ये इम्पोर्टेंट है जानना ना कि कौन जो है वो किस काम के लिए कौन जिम्मेदार है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो चलती रहें, यद्यपि लोग जो इस पोजीशन में हैं वो बदलते रहें। तो इन सभी टास्क को अचीव करने के लिए सभी मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ में बहुत तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं, और यही जो व्यवस्थाएं हैं, दीज अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस। नाउ ए डेमोक्रेसी जो है, ए डेमोक्रेसी वर्क्स वेल व्हेन दीज इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म फंक्शंस असाइन्ड टू देम। एक डेमोक्रेसी तब प्रॉपर काम करेगी जब ये जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी वगैरह, ये जो है अपने हिस्से का काम अगर प्रॉपरली करें तो डेमोक्रेसी बढ़िया से काम करेगी। अब जो संविधान होता है किसी भी देश का, वो जो है कुछ बेसिक रूल्स जो है वो पहले से ही बना देता है कि जो पावर और फंक्शंस इन इंस्टीट्यूशन से क्या क्या होंगे उसके मामले में। अब जैसे कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे थे, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट जो थे एग्जीक्यूटिव, ये इंस्टीट्यूशंस हो गए जिन्होंने कि इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन लिया। जो सिविल सर्वेंट्स हैं जो कि साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं उन स्टेप्स को लेने के लिए जिसके द्वारा मिनिस्टर्स के डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी एक इंस्टीट्यूशन हो गई जहाँ पर कि सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच के झंझट का जो है फाइनली निपटारा हुआ। कोई और इंस्टीट्यूशन जो इसमें शामिल था, ऑफ कोर्स हम लोगों ने जो है लेजिस्लेटिव के रोल के बारे में बात नहीं की थी यहाँ पर। अब इन इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करना जो है वो आसान नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस के अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, उनकी वजह से लीडर्स के हाथ जो है वो बंधे हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है मीटिंग्स होंगी, कमेटीज़ होंगी, इनका रूटीन होगा, और इसकी वजह से जो है कुछ डिसीजन लेने में डिले भी हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, और इसलिए जो है इन इंस्टीट्यूशंस के साथ डील करना ये फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। और कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि मतलब बेहतर होता है कि एक आदमी जो है वो सारे डिसीजन ले लेता बिना किसी रूल प्रोसीजर मीटिंग के, डिक्टेटरशिप सॉर्ट वाला, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। कुछ जो डिलेज या कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं इन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा वो एक्चुअली यूज़फुल हो सकती हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि और ज़्यादा लोगों को जो है और ज़्यादा लोगों से जो है उन मुद्दों पे विचार लेने का मौका मिल पाता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ये मुश्किल कर देती हैं कि कोई अच्छा डिसीजन जल्दी लिया जा सके, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी मुश्किल कर देते हैं कि कोई गलत डिसीजन तुरंत लिया जा सके। और यही वजह है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर फोकस डालती हैं कि ठीक है डिसीजन धीरे धीरे होगा, इसकी वजह से हो सकता है कि अच्छा डिसीजन भी जो है, गुड डिसीजन जो है वो भी तुरंत ना लिया जा सके, लेकिन साथ ही साथ इसका एक फ़ायदा क्या होगा कि बुरा डिसीजन भी तुरंत नहीं लिया जा सकता है। तो क्या होगा, सरकार को या डिसीजन लेने वाले को जो है बाकी बहुत सारे लोगों से भी जो है विचार, राय मशवरा लेने का मौका मिल पाएगा, और हो सकता है कि बुरा डिसीजन जो है, गलत डिसीजन जो है वो पहले ही टाल दिया जाए। तो वेल दैट वाज अबाउट दिस सेशन। अगले सेशन में हम लोग जो है पार्लियामेंट के बारे में बात करेंगे, लेजिस्लेचर। तो मिलते हैं फिर अगले लेसन में, बाय बाय।